परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, रविवार के दिन हमारा स्पेशल सेशन चलता है, तो आज भी एक हमारा बहुत ही खास सेशन होने वाला है। आज हमारे साथ वर्धा से अशोक बीरबल जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमें छोटी छोटी कुछ बातें बताएंगे, हेल्दी बातें, जिससे हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी स्वस्थता को कायम रखने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स। तो जैसे कि आप सबको मैसेज भी दिया गया था, आप कॉपी पेन लेके ज्वाइन करना है, तो आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए और जो भी टिप्स आपको मिले आप उसे नोट डाउन कीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सा चेंजेस आने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे साथ अमरावती से राजू डांगे सर भी जुड़े हुए हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। डांगे सर, राजू डांगे सर। प्रणाम सर, जय जिनेंद्र, सभी को वंदन, गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से निरंतर हमें रोज अनेक बातें, अच्छी अच्छी बातें मिलती है। और आज भी बहुत अच्छे ट्रेनर हमें भाग्य से प्राप्त हुए हैं और उनका भी विषय है छोटी छोटी बातें। स्वास्थ्य के लिए छोटी छोटी बातें कितने महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। तो इसी तरह का एक टॉपिक, बढ़िया टॉपिक लेके आ रहे हैं हमारे डॉक्टर अशोक जी बीरबल जैन, जो खुद एक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद भी जो होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में और हमारे आहार में, डाइट में रुचि रखते हैं और बहुत सारा ज्ञान उन्हें प्राप्त है। एमबीबीएस एमडी उन्होंने सेवाग्राम से किया है और 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। उन्हें अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा है, कण कण में भगवान है। तो माधव सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। तो वो माधव सेवा खूब 40 साल से कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली उन्होंने प्रैक्टिस 38 से की है। और बहुत ही इसके अलावा उनके मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। वो खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक डायबिटिक सेंटर के, और उनका जो रिसर्च था एमडी के लिए सब्जेक्ट था, वो हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम पे था। तो इतनी ज्ञानी व्यक्ति आज हमें मिले और उन्होंने बहुत सारे किताब भी लिखे। डॉक्टर, उनके स्पाउस डॉक्टर अरुणा खुद पैथोलॉजिस्ट है और पिताजी का नाम ही बीरबल है। तो उससे समझ में आता है कि आप में क्या क्या उनमें डेफिनेटली होगा, हिडन क्वालिटीज होंगी। तो बहुत सारी क्वालिटी के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अरुणा मैडम भी मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उनका भी बहुत तहे दिल से मैं राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से। आप दोनों भी यानी इतने सेवा में रत होते हैं और उससे पता चलता है हमारी अरुणा मैडम का कितना सपोर्ट होगा कि डॉक्टर अशोक जैन सर की जो मुस्कुराहट है वो बताती है कि मैडम का कितना सपोर्ट डेफिनेटली होगा। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है हमें। और डॉक्टर साहब का जो ज्ञान है आहार के बारे में, उस दिन मैंने सुना, अरे बहुत डीप नॉलेज। तो ये ज्ञान करने के लिए एक एलोपैथिक डॉक्टर के लिए इतनी सारी बातें मालूम होना, ये खुद उनमें एक अच्छा इंसान छुपा है। इसीलिए अनेक सारे क्षेत्र से जुड़े, अनेक किताबें उन्होंने लिखे हैं। तो मैं दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अशोक सर का पुनः एमपी के फिटनेस क्लासेस, हमारे आनंदमल सेठिया तो
हमें तो उतना तो कितना उनका अभिनंदन करना। बहुत सारे आप जैसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हर बार हमें देते हैं, और उनके ज्ञान, उनका अनुभव, हम किताब पढ़ते तो एक दिन लगता, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट में पूरा ग्रंथ है। यू आर द क्या यूनिवर्सिटी है, बहुत चलता बोलता ग्रंथ है आप। तो डेफिनेटली मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। अलका जी भी हमारी बहुत मेहनत लेती है क्लास रन करने के लिए। तो आनंद सर और अलका जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और सभी साधक योग प्रदेश से जुड़े अदर देश प्रदेश से, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ताली बजा के हमारे अशोक सर का, अरुणा मैडम का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे डॉक्टर अशोक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपकी जो कक्षा है, जो आपका विषय है, वो आप शुरू कर सकते हैं। सबको धन्यवाद, स्पेशल धन्यवाद आनंदमल जी को, अलका ताई को और राजू डांगे जी को। डांगे जी ने मेरा बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है। मेरे हिसाब से मैं इतने जबरदस्त इंट्रोडक्शन के लायक नहीं हूँ। मैं एक वर्धा जैसी छोटी सी जगह में एक छोटा सा प्रैक्टिशनर हूँ, पर मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक है। ये लेक्चर शुरू करने के पहले मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी कुछ बोलूंगा वो साइंटिफिक मेडिकल तथ्यों के अनुसार बोलूंगा, मेडिकल स्टडीज के अनुसार बोलूंगा। और हो सकता है कि 2 महीने पहले जो वेबिनार लिया था उसके विपरीत इस वेबिनार में मैं कुछ बोल दूं। वो इसलिए कि मेडिकल साइंस बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और पिछले 2 महीने में यदि कुछ चेंज हुआ है तो जो नया आया है, जो नए विचार आए हैं, मैं उनके बारे में बोलूंगा। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, पर आप ये ध्यान रखिए कि हर एक पॉइंट के ऊपर अपन एक सेमिनार, पूरा वेबिनार ले सकते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का। पर वो सारी चीजें मैं छोटे छोटे उसमें, क्योंकि ये छोटी छोटी हेल्दी बातें हैं, तो जो एकदम एकदम अति आवश्यक पॉइंट्स है मैं वो ही कवर करूंगा। अब आपकी परमिशन है तो मैं पहले पॉइंट पे चलता हूं। यस, जरूर। हाँ जी। तो सबसे पहले ये आता है कि आजकल बहुत ज्यादा है कि भाई खाना, ऑर्गेनिक फूड। आप मार्केट में जाएंगे, और वर्धा तो नहीं पर आप नागपुर, मुंबई, बड़ी बड़ी जगह जाएंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है ऑर्गेनिक वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक फूड। इवन वर्धा में भी ऑर्गेनिक फूड की दुकानें चालू हो गई हैं। तो ऑर्गेनिक फूड के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो थोड़ा महंगा होता है। तो क्या ऑर्गेनिक फूड हमने खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर अभी पहली स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि ऑर्गेनिक फूड क्या। आधे से ज्यादा लोगों से ये बात करते हैं तो उनको क्लियर नहीं है। तो ऑर्गेनिक फूड के होने के लिए, सर्टिफिकेट मिलने के लिए, दो चीज आवश्यक है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। अपन बोलते हैं ना जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर कोई भी तणनाशक या वीडीसाइड का स्प्रे नहीं होना चाहिए। सबसे कॉमन जो वीडीसाइड स्प्रे किया जाता है वो है ग्लाइफोसेट। और ग्लाइफोसेट, और दूसरे पहले ये हम समझ लें कि जेनेटिकली क्यों मॉडिफाई किया जाता है। किसी भी क्रॉप को, किसी भी फसल को इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है कि उसके ऊपर जब हम तणनाशक मारेंगे, वीडीसाइड मारेंगे, तो वो क्रॉप को कुछ नहीं होगा और आसपास के तन को हो जाएगा। और जो सबसे कॉमन वो है तणनाशक, वो है ग्लाइफोसेट। ऐसे तो बहुत सारे तणनाशक हैं, यहाँ मैंने दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, और इन सब का हमारे शरीर में नुकसान है। पर जो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा नुकसानदायक है वो है ग्लाइफोसेट। और ग्लाइफोसेट क्या करता है, वो हमारे शरीर में ट्यूमर्स कर सकता है, पेट में खराबी कर सकता है, लीवर में खराबी, यानी बहुत सारे उसके नुकसान हैं। इसलिए हमने ऑर्गेनिक फूड खाया तो हमें मालूम है कि उस फूड के ऊपर जहर नहीं डाला हुआ है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक फूड खाएं। नहीं तो हम काफी चीजें तो अपने घर की बालकनी में, यदि हम फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में उगा सकते हैं। यदि हमको हमारी छत अवेलेबल है तो हम छत में उगा सकते हैं। यदि हमारे पास गार्डन है तो मैं ये बोलता हूं कि फूल फल, फूल हम लगाते हैं,
पर उसके अंदर यदि हम थोड़े से 10 झाड़ बैंगन के लगा दें, 10 पौधे टमाटर के लगा दें, तो हम लोग काफी कुछ ऑर्गेनिक फूड अपने घर में ही उगा सकते हैं, और हमने इसका ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। जो दूसरा, ये मैंने रीजंस दिए कि ऑर्गेनिक फूड के फायदे क्या होते हैं। देखिए, उनमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, पॉइजन नहीं होता, ब्रेन एंड बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। अपन ने अक्सर व्हाट्सएप के वो देखे हैं कि लोग तरबूज को रेड बनाने के लिए उसके अंदर लाल रंग डालते हैं, कुछ लोग उसके अंदर मिठास डालते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो इसलिए अपना नारा ये रहना चाहिए, बी हेल्दी एंड चूज ऑर्गेनिक। एक दूसरी चीज है जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि क्या हमने शुगर ये पे तो कंट्रोवर्सी नहीं है कि हमने शक्कर नहीं खानी चाहिए, और शुगर खाने के बहुत नुकसान होते हैं। तो लोग बोलते हैं भाई शुगर नहीं खाओ, आप गुड़ खाओ। अरे सर, गुड़ खाया या शुगर खाया, शरीर में नुकसान तो होते हैं। गुड़ और शुगर में सिर्फ अंतर यह है कि गुड़ को प्यूरिफाई करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, हम उससे बच जाते हैं। गुड़ से जब शुगर बनती है तो बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, हम उससे बच जाते हैं। पर जो शरीर में डायबिटीज है, जो मोटापा है, जो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो एल्जाइमर्स डिजीज है जिसे आजकल टाइप 3 डायबिटीज भी बोलते हैं, हम उससे नहीं बच सकते। तो इसके लिए क्या हो गया कि मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ गए, जो कि शुगर नहीं है, पर वो हमारे खाद्य पदार्थ को, जैसे चाय को, शरबत को मीठा कर देते हैं। और ऊपर मैंने बताया है 3, एस्पार्टेम, सैक्रीन, सुक्रालोज, स्टीविया, ऐसे बहुत सारे हैं। पर इनके भी बहुत सारे डेंजर हैं, माइग्रेन, डिजीनेस, कैंसर, ये आप स्लाइड में देख ही रहे हैं। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये डेंजर कैसे होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर से क्या नुकसान होता है। ऐसा बोला जाता है और ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम कोई भी मीठी चीज खाओ, चाहे शुगर खाओ, चाहे आर्टिफिशियल स्वीटनर खाओ, उससे आपके शरीर में इंसुलिन रिलीज होगा ही, और इंसुलिन रिलीज होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये एक थ्योरी है। पर एक और उससे भी आवश्यक बात है जो कि प्रूव की जा चुकी है, कि जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता। वो हमारे मुंह से, हमारे पेट में, पेट से छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। और जब वो बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में जाता है, तो वहां जो बहुत ही फायदेमंद बैक्टीरिया हैं, ये उनको मारता है। तो जो हमारे शरीर में अच्छे केमिकल्स बनने चाहिए, हमारी हथेलियों में एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड नाम के केमिकल होते हैं, हम आगे देखेंगे, वो नहीं बन पाते, और जो नुकसानदायक केमिकल्स बनते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। पर ये ध्यान रखें कि ये जो सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ये जब हैं कि जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में लोग पानी नहीं पीते, खाने के साथ सिर्फ सोडा पीते हैं। वहां सोडे का मतलब है मीठा सोडा, जिसके अंदर शक्कर होती है या आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, शुगर फ्री होती है। हम लोग इंडिया में बहुत कम, यूजुअली जब दिन में 1 या 2 कप चाय पीते हैं तो उसमें 1-1 ड्रॉप डालते हैं। तो जो दिन भर में 1-2 ड्रॉप डाल रहे हैं, उनको विचलित होने की जरूरत नहीं है, उनको ये सब नुकसान नहीं होंगे। प्लीज ध्यान रखिए, 2-3 ड्रॉप दिन में लेने से कोई नुकसान नहीं है। यदि लोग दिन में 10 कैन सोडा पीते हैं तो वो लगभग दिन में 60-70 ड्रॉप्स शुगर फ्री की ले लेते हैं, उनको नुकसान होता है। और फिर भी मैं ये बोलता हूं, हमने 2-3 ड्रॉप भी क्यों लेना। यदि हम छोड़ देते हैं, हम बिना शक्कर की चाय पीने लगते हैं, बिना शक्कर का दूध पीने लगते हैं, तो हमको करीब 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, पर बाद में आपको बहुत अच्छा टेस्ट आने लगता है, और आप जब शक्कर की चाय पीते हैं तो चाशनी जैसा लगता है। यहाँ पे फिर भी मैं एक शुगर फ्री का ऑल्टरनेटिव बताऊंगा, वो है स्टीविया। स्टीविया यानी ये एक प्लांट से निकला हुआ, एक प्लांट की पत्ती है, एक पौधे की पत्ती है। ये नेचुरल स्वीटनर है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी बाकी शुगर फ्री स्वीटनर्स हैं, ये उनसे बेहतर है, ये उनसे सेफ है। तो जहां तक हो सके हमें शुगर नहीं यूज करना चाहिए, हमने आर्टिफिशियल
स्वीटनर शुगर फ्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नहीं यूज करना चाहिए, और आइडियली तो स्टीविया भी नहीं यूज करना चाहिए। हम अपनी जुबान के, हम अपने टेस्ट के गुलाम क्यों बने, हमें तो मालिक होना चाहिए हमारे टेस्ट का। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, पर यदि नहीं चलता है तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट है फ्रूट्स। आपने व्हाट्सएप पे स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं उन्होंने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि फ्रूट से कोई नुकसान नहीं होता। आप, मेरा पेशेंट तो गन्ने का भी जूस पीता है तो भी उसकी शुगर नहीं बढ़ती। आप 5 किलो आम खाइए, आप हर खाने में जितने मर्जी फ्रूट खाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रूट्स बहुत अच्छी चीजें हैं, जरूर उनके खाने के बहुत सारे फायदे हैं जैसा हम देखेंगे, पर ये चीज बहुत जरूरी है कि चूज होल एंड इंटैक्ट फ्रूट, यानी हमने साबुत फ्रूट खाने चाहिए। क्योंकि जो छिलका होता है फ्रूट का, यदि उसको ठीक से धोया हुआ है तो उसमें बहुत सारे ताकत वाले तत्व होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर को फायदा होता है। जैसे हमने फ्रूट्स के फायदे इधर देखे हैं तो उसमें एक तथ्य है, एक चीज होती है पॉलीफिनॉल। पॉलीफिनॉल जो है, आप ध्यान रखें, ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। हम बोलते हैं ना कि अंगूर से बहुत पॉलीफिनॉल मिलते हैं, रात लाल अंगूर से बहुत पॉलीफिनॉल मिलते हैं, और वाइन पीनी चाहिए, वाइन में बहुत पॉलीफिनॉल्स होते हैं। सर जो पॉलीफिनॉल है वो हमारे काम का नहीं है, हमारी अतड़ियों में जो बैक्टीरिया है उनके काम का है। हमारे अतड़ियों के अंदर के बैक्टीरिया पॉलीफिनॉल्स को बहुत ही चाव से, बहुत ही टेस्ट के साथ, बहुत ही आनंद लेते हुए खाते हैं। और जब वो पॉलीफिनॉल्स खाते हैं तो उससे अच्छे केमिकल्स बनते हैं जो ब्लड में जाते हैं, वो हमारे ब्रेन में जाते हैं, हमारे शरीर के हर हिस्से में जाते हैं और सूजन को कम करते हैं। पॉलीफिनॉल्स के कारण हमारी अतड़ियों में से शुगर का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, और जब शुगर शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारा ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल दिया है तीसरे पॉइंट में कि यदि हम सफेद ब्रेड, यदि जो ब्रेड जो घर में आती है मार्केट की, या अपन घर में जो भी चपाती खाते हैं, वो खाने के बाद हमारी शुगर बढ़ती है। पर यदि हम शुगर के साथ, ये चपाती के साथ कुछ फ्रूट्स खाएं जैसे बेरीज, यानी स्ट्रॉबेरी या कोई भी आप फ्रूट खाएं, तो उतनी शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर के साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक बहुत फेमस है, हम बचपन से सुनते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वैसे तो ये एक कहावत है, मुहावरा है, और एप्पल अ डे का मतलब ये है कि बेसिकली आप फल और सब्जियां खाएं जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। पर एप्पल में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो सच में आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है। एप्पल के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और पॉलीफिनॉल्स जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया वो भी ज्यादा होते हैं। एंड तीसरी चीज, एप्पल के छिलके में और एप्पल के अंदर बहुत सारे जीवाणु होते हैं। एक एप्पल में करीब 10 करोड़ जीवाणु होते हैं, और वो सारे फायदे वाले जीवाणु होते हैं। वो हमारे शरीर में जाके, हमारे शरीर में जो एप्पल का फाइबर है वो भी जीवाणुओं को फीड करता है, इसके जो जीवाणु जाते हैं वो भी फाइबर पे फीड करते हैं, और बहुत सारे अच्छे केमिकल्स बनते हैं जिससे कि हमारा गट हेल्दी, हमारी अतड़ियां हेल्दी होती हैं। और ये अभी कंफर्म है, फैक्ट है, तथ्य है कि यदि हमारी अतड़ियां हेल्दी हैं तो हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा। अब सवाल ये आता है कि लोग बोलते हैं कि सर आप एक स्लाइड लो, उस पे 3 ड्रॉप शुगर ब्लड डालो, एक आपका ब्लड हो, दूसरे में, दूसरे ड्रॉप में आप 1 ड्रॉप शुगर डालें, तीसरे में 1 ड्रॉप आम का जूस डालें, और उनको शुगर टेस्ट कीजिए। आप ये देखेंगे कि जिसमें अपन ने 1 ड्रॉप शुगर डाली है वो डाइल्यूट हो गया है, पतला हो गया है, फिर भी शुगर बढ़ गई है। पर जब हमने ब्लड में 1 ड्रॉप आम का जूस डाला है तो शुगर बढ़ी नहीं। तो वो क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ये प्रूफ है कि आम खाने से शुगर नहीं बढ़ती। सर दे आर रॉन्ग। जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं वो सिर्फ
ग्लूकोज को चेक करता है। आम में ज्यादातर क्या है, फ्रक्टोज है, वो फ्रक्टोज को नहीं टेस्ट करता। तो जब वो फ्रक्टोज को टेस्ट ही नहीं करेगा तो ब्लड में जितनी ग्लूकोज है वो उतना ही बताएगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम एसी मीटर से डीसी करंट को चेक करें, वो बताएगा ही नहीं कि करंट है, क्योंकि एसी मीटर जो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट चेक करता है, जो मीटर, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की रीडिंग देगा, डायरेक्ट करंट की रीडिंग नहीं देगा। तो इसलिए आप इन चीजों में ना पड़े कि आप कितने भी फल खा सकते हैं। फल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है मैं बताऊं, शुगर इतनी नहीं बढ़ती, फाइन, पर शुगर के अंदर फ्रक्टोज बहुत ज्यादा है। फ्रक्टोज भी एक शुगर है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, जितने भी ओस हैं वो सारी शुगर। ना शुगर जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाती है, हमारी मसल्स में जाती है, हमारे लीवर में जाती है, हमारे ब्लड के सेल्स में जाती है और पूरे शरीर में इस्तेमाल होती है। जो एक्स्ट्रा शुगर है वो हमारे लीवर में, हमारी अतड़ियों में जाती है, और बाद में जो जरूरत से ज्यादा शुगर है वो हमारे शरीर में चर्बी बन के इकट्ठा होती है। पर फ्रक्टोज का क्या है, सावधान, फ्रक्टोज बहुत डेंजरस है, क्योंकि फ्रक्टोज को शरीर में सिर्फ लीवर जला सकता है, लीवर मेटाबोलाइज कर सकता है। तो फ्रक्टोज फ्रूट खाने से और स्पेशली जूस लेने से क्या होता है, सारे फाइबर चले जाते हैं और प्योर फ्रक्टोज रह जाता है, शुद्ध फ्रक्टोज रह जाता है। और वो जो फ्रक्टोज है हमारे लीवर में जाके चर्बी बन के लीवर में इकट्ठा हो जाता है, और इसके कारण हमें फैटी लीवर होता है। और ये जो फैटी लीवर है, ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जो भी हम बोलते हैं ना मेटाबॉलिक डिजीज या लाइफस्टाइल डिजीज हैं, इन सबको बढ़ाता है। यदि हमको ये बीमारियां नहीं है तो हमको ये बीमारियां लाते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ये गलत फहमी है कि जो फैटी लीवर है वो फैट खाने से होता है। आई एम सीइंग कि डॉक्टर वंदना माने ने अपना हाथ उठाया है। अपन ऐसा करेंगे कि जब ये सेशन हो जाएगा उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ लेंगे। तो जो लिंक टूट गई, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो फ्रक्टोज है, जो फैटी लीवर है, वो सिर्फ चर्बी खाने से नहीं होता, चर्बी का भी थोड़ा बहुत रोल है। पर जो फ्रूट जूस लेते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम फ्रूट जूस तो लेते नहीं, पर आप जो शुगर खाते हैं उसमें 50% फ्रक्टोज है एंड 50% सुक्रोज है। तो जो शुगर से हमको मिलता है फ्रक्टोज, उसके कारण फैटी लीवर होता है। एंड जो बाकी हम चपाती खाते हैं, आप ये देख लीजिए, हम कोई भी अनाज खाते हैं तो उसमें करीब 75%, 100 ग्राम में 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। और ये जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है तो ये शुगर में कन्वर्ट होता है। आपको मालूम है क्या कि अपने शरीर में मैक्सिमम 5 ग्राम शुगर है। और आप अपना दिन भर का कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन देखेंगे कि आप दिन भर में कितने कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो 200, 300, 400 इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं, और इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब शुगर इतनी सारी गई, ब्लड में कितनी है, पूरे 70 किलो 100 किलो के आदमी के ब्लड में मुश्किल से 5 से 6 ग्राम शुगर है। तो बाकी शुगर का क्या होता है, पहले वो लीवर में जमा होती है, जब लीवर में ज्यादा जमा होती है तो फैटी लीवर होने लगता है, फिर वो मसल्स में जमा होती है, मसल्स में एक ही लिमिट में जमा होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो बाकी सारी शुगर चर्बी बन के हमारे शरीर में जमा हो जाती है, जिसके कारण हम मोटे होने लगते हैं, हमारा वजन बढ़ता है, और फिर वजन बढ़ने से जो बीमारियां हैं वो सारी होती हैं। अब एक अगला सवाल आता है कि बीन्स, दालें बहुत हेल्दी हैं, दालें तो सब लोग रोज खाते हैं, पर लोगों का अक्सर सवाल आता है कि डॉक्टर साहब आप बोलते हैं कि सोयाबीन बहुत अच्छा है, राजमा बहुत अच्छा है, बरबटी बहुत अच्छा है, हम इन्हें रोज खा सकते हैं क्या? और दूसरे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि बीन खाने से हमें गैस होती है। सही बात है, बीन्स खाने से गैस होती है, पर वो गैस क्यों होती है, क्योंकि बीन्स में रेफिनोज नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है, और ये रेफिनोज के कारण हमारे शरीर में गैस होती है, पेट फूलने लगता है। बट एक अच्छी बात यह है कि ये जो रेफिनोज है ये पानी में डिजोल्व होता है। तो इसलिए यदि हम बीन्स को, हम राजमा को बहुत अच्छी तरह से धोएं, काफी देर पानी में भिगो कर रखें,
एंड उसके बाद उसको कुकर में अच्छी तरह से 5-6 सीटियां बजाएं तो सारा रेफिनोज कम हो जाता है। और जिन लोगों को रेफिनोज से गैस और ब्लोटिंग नहीं होती उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि रेफिनोज हमारे पेट के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरे, बीन्स खाने का एक बहुत अच्छा फायदा होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड मील इफेक्ट। ये कुछ दिन पहले मैंने मेरे ग्रुप में भी डिस्कस किया था। सेकंड मील इफेक्ट क्या होता है? आप एक प्रयोग कर सकते हैं खुद। आज आप एक बार खाना खाएं, लंच पोस्ट मील रीडिंग लें, अगले फिर उसी दिन रात को वो ही खाना खाएं या उसी तरह का, और 2 घंटे के बाद फिर से रीडिंग लें, नोट कर लें। अगले दिन आप खाने में बीन्स खाइए, 2 घंटे के बाद की शुगर रीडिंग लीजिए, जो आपने कल रीडिंग ली थी उससे कम आएगा। फिर उसके बाद आप रात को खाने में बीन्स नहीं भी खाएं, मैंने लिखा है बीन्स फॉर डिनर, पर आप दूसरा खाना खाएं और उसके बाद फिर से खाना शुगर लीजिए 2 घंटे के बाद, तो भी आपकी शुगर कल वाली शुगर की रीडिंग से कम आएगी। ऐसा क्यों है? उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जो हम बीन्स खाते हैं, वो जो भी हम बरबटी, चना, राजमा, सोयाबीन खाते हैं, वो काफी देर तक शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता और वो धीरे धीरे अतड़ियों में आगे बढ़ा रहता है। और जब वो अतड़ियों में पड़ा हुआ है तो जो हमारे शरीर के जंतु हैं वो बहुत ही चाव से, आनंद से उसको खाते रहते हैं और वो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिसके कारण शुगर कम होती है। दूसरी चीज ये कि जब हम बीन्स खाते हैं, फलियां खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो सेटाइटी हॉर्मोन्स हैं, ऐसे हॉर्मोन्स, ऐसे केमिकल्स जिससे कि हमारे को फुलनेस की फीलिंग आती है, हमारी भूख कम होती है, वो बढ़ते हैं, इसलिए हमको भूख कम लगती है। एंड तीसरी चीज ये है कि एक घर्लिन नाम का होता है, या ऐसा आप ये देखिए ना, नाम को भूल जाइए, नाम में क्या रखा है। एक ऐसा हार्मोन बनता है, वो यदि कम हो जाए तो हमारी भूख कम हो जाती है, बढ़ जाए तो भूख बढ़ जाती है। तो बीन्स खाने के बाद हमारी वो केमिकल हार्मोन कम हो जाता है और हमारी भूख कम हो जाती है। भूख कम हो जाती है तो नेचुरली हम कम खाना खाते हैं, जिससे शुगर भी कम होगी और वजन कम करने में भी मदद मिलेगी। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हम जितनी ज्यादा बीन्स खाएंगे हमारे शरीर में उतनी कम सूजन होगी। और सूजन मापने के लिए एक सी रिएक्टिव, सीआरपी करके टेस्ट होता है। कोविड के समय से ये सीआरपी टेस्ट बहुत ही कॉमन हो गया है। तो ये जो सीआरपी टेस्ट है, ये हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है, पूरे शरीर के लिए नहीं, ये बताता है कि हमारे शरीर में कितनी सूजन है। और जिन लोगों की सीआरपी की रीडिंग 3 से ऊपर है, इसका मतलब वो हार्ट की प्रॉब्लम्स के प्रति सजग रहे, उनके हार्ट में, उनकी खून की नलियों के अंदर सूजन हो गई है और उनको खून का थक्का बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम ये देखते हैं कि यदि बीन्स खाते हैं तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है 40% तक कम हो सकता है। तो हो सकता है कि हमें पॉसिबल है कि हम रोज बीन्स ना खा पाए, क्योंकि हमको दाल खाने की, अपनी पीली दाल, तुअर दाल खाने की बहुत आदत है। तो हम ये कर सकते हैं कि एक समय हम दाल खाएं, एक समय हम बीन्स खाएं, और हम यदि वैसा भी नहीं करना चाहते तो एक दिन दाल खाएं, एक दिन बीन्स खाएं। अब तीसरी चीज आती है फाइबर्स। और आपने ये देखा होगा कि मार्केट में आप आजकल प्रोबायोटिक, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो बोलता है डॉक्टर साहब कि आपका पेट खराब है, आप प्रोबायोटिक लो। तो आपको ये 3 शब्द मालूम होने चाहिए कि प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और पोस्ट बायोटिक। ये 3 क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है? प्रीबायोटिक मतलब फाइबर, प्रीबायोटिक मतलब जो चीज हम खाते हैं उसके ऊपर प्रोबायोटिक उसे खाएंगे और उससे पोस्ट बायोटिक बनेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ इस जो राइट साइड में चित्र है उसमें बताया हुआ है कि केले, एप्पल, गाजर, ये सारी प्रीबायोटिक हैं, इनमें फाइबर है। और जब ये अतड़ियों में जाते हैं तो वहां दिखाया है कि बैक्टीरिया वो फाइबर को खा रहे हैं। और जब बैक्टीरिया वो फाइबर को खाते हैं तो बैक्टीरिया जो केमिकल्स बनाते हैं हम उनको पोस्ट बायोटिक बोलते हैं।
तो मार्केट में पोस्टबायोटिक्स तो यूजुअली मिलते नहीं, और मिलते हैं तो बहुत महंगे हैं। प्रोबायोटिक्स भी जो मिलते हैं वो बहुत महंगी कैप्सूल है, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, वो कितने दिन तक दुकान वाले की शेल्फ पे पड़े रहते हैं, उनमें स्टेबिलिटी है या नहीं। यदि वो बोलते हैं कि 10 मिलियन है, तो भी उसमें 10 मिलियन बैक्टीरियल स्पोर है या नहीं है, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं रहता। और आप ये देखिए कि हम एक एप्पल खाते हैं तो हमें 100 मिलियन, 10 करोड़ प्रोबायोटिक मिल जाते हैं। ऐसे ही आप गाजर खाते हैं, आप केला खाते हैं, आप पालक खाते हैं, आप कांदा प्याज खाते हैं, आप लहसुन खाते हैं, आप जो भी कुछ खाते हैं, हर सब्जी के अंदर ऑलरेडी भरपूर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स यानी फाइबर भी रहता है, और हर सब्जी के ऊपर अपने बैक्टीरियल फ्लोरा रहता है। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया है, ऐसे ही हर सब्जी, हर फ्रूट में प्रोबायोटिक्स रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब हम कच्ची भाजी, जब हम फ्रेश भाजी खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स अंदर जाते हैं, वो हमारे अतड़ियों में आराम करते हैं और पोस्ट बायोटिक्स बनाते हैं। और जो पोस्ट बायोटिक बनाते हैं उससे हमारे शरीर को फायदा होता है। यहाँ देखिए नीचे मैंने एक इक्वेशन लिखी है कि फाइबर खाते हैं उससे SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं। ये एक पोस्ट बायोटिक है, और मेरे हिसाब से ये एक सबसे बड़ा पोस्ट बायोटिक है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कैसे फायदा करते हैं, इसके ऊपर अपन पूरा 1 घंटे का वेबिनार आराम से ले सकते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारी रक्त प्रवाह में घुसते हैं, वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी सूजन को कम करते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करते हैं। तो ये मैंने नीचे लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सोर्सेज क्या है, कहाँ से आता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। पर ये ध्यान रखें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो उससे हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइबर्स मिलता है। तो फाइबर के सुपरस्टार कौन है? फाइबर के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन कौन है? वो है होल ग्रेन्स लेग्यूम्स, यानी हमारी दालें और जो हमारी फलियां हैं। ठीक है, तो हम दालों में कोई भी दाल ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं, और कोई भी फली ले सकते हैं। और ये ध्यान रखें, नीचे मैंने 2 लाल रंग से 2 पॉइंट, ऑरेंज कलर से 2 पॉइंट लिखे हैं कि जो हम जंक फूड खाते हैं उसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। बट ये जंक फूड क्या है? जंक फूड यानी रेडीमेड प्रोसेस फूड। जो आप बर्गर खाते हैं उसके अंदर कोई वो नहीं है। आप जो शक्कर पारे, अरे हम तो घर पे बनाते हैं सर, पर वो मैदे में फाइबर नहीं है। जिस घी और तेल में तला है उसमें फाइबर नहीं है, उसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं, ऐसी कैलोरीज हैं जिनके साथ हमें कोई विटामिन मिनरल कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो सिर्फ हमें मोटा करेंगी और हमें बीमार करेंगी। इसलिए ये नहीं बोलिए कि भाई हम तो पानी पूरी खाते हैं पर घर में बना के खाते हैं, हम तो घर का ही बना हुआ शक्कर पारे या नमकीन पारे खाते हैं, हम घर की बनी हुई ये खाते हैं। दैट इज रॉन्ग, कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, जो मांसाहार में विश्वास रखते हैं वो ये ध्यान रखें कि मीट में, डेयरी में, एग्स में, किसी भी चीज में फाइबर नहीं है, और इससे हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड, मांसाहारी फूड खाने से हमारी सेहत कैसे खराब होती है, कैंसर कितने गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, हर चीज के ऊपर साइंटिफिक स्टडीज हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी लोग आजकल लॉन्जिविटी पे रिसर्च कर रहे हैं, लॉन्जिविटी का मतलब है कि हम हमारी उम्र को कैसे बढ़ाएं, हमारी उम्र को कैसे लंबा रखें। और उम्र को बढ़ाना ही नहीं, हम लंबी उम्र तक कैसे स्वस्थ रहें, कैसे स्वस्थ जिए। तो जो भी साइंटिस्ट, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी इस चीज में रिसर्च कर रहे हैं, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो ओपनली बोलते हैं कि रिसर्च करते करते हमको इतना समझा कि हम शाकाहार बन गए हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हमने बचपन से मांसाहार खाना खाया है, तो कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, हम थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं, बट बेसिकली हम शाकाहारी हैं। और हम सबको बोलते हैं कि आप शाकाहारी खाओ। अपन लॉन्जिविटी के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वेबिनार कर सकते हैं कि हम हमारी उम्र कैसे लंबा रख सकते हैं और
उम्र लंबा रखने से फायदा नहीं है, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अब जो हमारा ग्रुप है छोटी छोटी हेल्दी बातें, उसके ऊपर कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि भाई मेरे को गैस एंड ब्लोटिंग बहुत होती है। ये यदि वो लोग इस समय इस सेमिनार वेबिनार से जुड़े हुए हैं तो ये खास मैंने उन लोगों के लिए 2 स्लाइड रखी हैं कि हमें गैस एंड ब्लोटिंग क्यों होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पर जो सबसे कॉमन कारण है वो ये है, जैसा मैंने बताया था बीन्स खाने से रेफिनोज होता है जो करता है, बट सबसे कॉमन कारण है कि हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। अब कॉन्स्टिपेशन का भी मतलब लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं। कॉन्स्टिपेशन का लोग मतलब लगाते हैं कि आज मुझे स्टूल नहीं हुई, आज मैं कॉन्स्टिपेटेड हूं। नहीं, गलत। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। हमारे को यदि 2-3 बार की आदत है तो आज हम एक ही बार लेटरिन के लिए गए हैं, 2-3 बार नहीं गए। तो उसके कारण हमारे शरीर में जो सड़े हुए पदार्थ रखे हैं उसके कारण गैस एंड ब्लोटिंग होती है। अभी मैंने आपके सामने फाइबर्स की इतनी सारी तारीफ की, सच में फाइबर्स तारीफ काबिल हैं, बट फाइबर जब कॉन्स्टिपेशन है, जब हमारी अतड़ियां ठीक से साफ नहीं हो रही, तो फाइबर हमारा दुश्मन बन जाता है, हमारा यानी हमारी अतड़ियों का। क्योंकि कैसे, वो देखिए नीचे हरे रंग में मैंने समझाया है कि जो माइक्रोब्स हैं वो फाइबर को खाते हैं, उससे मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस यानी जिससे बास आती है, एंड हमें फिर ब्लोटेड फीलिंग, हमारा गैस बनती है, हमको पेट में सूजन जैसे लगती है। क्यों? क्योंकि जो मीथेन गैस है वो मोटिलिटी को, अतड़ियों के मूवमेंट को कम कर देती है, जिसके कारण हमारा पेट साफ नहीं होता और उसके कारण हमको ब्लोटिंग होती है। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि कुछ कुत्ते होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो कि मनुष्य को सूंघ के ये बता देते हैं कि इनको कैंसर है। मालूम है वो कैसे बताते हैं? जिन लोगों को कोलोरेक्टल यानी अतड़ियों का कैंसर होता है उनके शरीर में मीथेन गैस बहुत बनती है, और ये जो जानवर हैं बहुत ही माइनर मात्रा में भी मीथेन गैस है तो उसको सूंघते हैं और वो अर्ली वार्निंग डिटेक्शन दे सकते हैं कि इनको कैंसर होने की शक्यता है। हमारे एक मित्र ने हमारे ग्रुप में सवाल डाला था कि डॉक्टर साहब, लोग हार्ट से तो बच जाते हैं, शुगर को सह लेते हैं, पर कैंसर से नहीं बच पाते, तो अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जाए? उसके ऊपर मैं एक जल्दी ही वेबिनार करने वाला हूं। पर एक कारण मैंने बताया कि हम जानवरों की हेल्प ले सकते हैं यदि हम अतड़ियों के कैंसर की करें। पर जैसा मैंने बताया कि फाइबर खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है ना, कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर नुकसानदायक है, तो आप प्लीज कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर को कम ना करें। ये सॉल्यूशन नहीं है। ये आपको करना क्या है कि अपने बाउल्स को मूवमेंट चालू करनी है। जो आपकी अतड़ियां स्टैंड स्टिल हो गई हैं उनको आपको धक्का मार के चालू करना है। आप ये स्लाइड में देखिए कि नीचे एक रेलगाड़ी है, मालवाहक रेलगाड़ी है जिसके पीछे बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं। हाँ, उनमें इतना वजन है कि थोड़ी सी चढ़ाई आ गई तो माल गाड़ी ऊपर नहीं चल रही। आपको मालूम है कि पुराने जमाने में ये वाली जो माल गाड़ी है ये कोयले से चलती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम थोड़ा सा और कोयला डालें, और कोयला डालें, जिससे स्टीम ज्यादा बनेगी, स्टीम ज्यादा बनेगी तो माल वाली इंजन में ताकत आएगी और वो चलने लगेगा, और एक बार चलने लगा तो फिर वो छुक 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 आराम से चलने लगता। तो हमें यही करना चाहिए कि हमें कुछ दवाइयां लेके, जैसे कि यहाँ मैंने एक मैग्नीशियम साइट्रेट दिया है, उसकी थोड़ी सी ज्यादा डोज ले लें, सिर्फ 1 दिन या मुश्किल से 2 दिन, जिससे कि हमारी अतड़ियां चालू हो जाएं। और एक बार अतड़ी चालू हो गई तो हम कम डोज में मैग्नीशियम साइट्रेट रोज रात को ले सकते हैं। मैग्नीशियम साइट्रेट दवाई नहीं है। मैग्नीशियम जैसे केमिकल्स हैं वैसे ही ये एक मिनरल है, और इस मिनरल के बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें क्रैम्प्स नहीं आते, हमारा मन बहुत अच्छा रहता है, हमारे मानसिक कार्य बहुत अच्छे होते हैं। तो मैग्नीशियम साइट्रेट एक दवाई नहीं है। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पता लगाएं
कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है या नहीं। एज ए डॉक्टर मैं उससे ये पूछता हूँ कि आप पेशेंट को पूछो कॉन्स्टिपेशन, नहीं सर मैं तो रोज लैट्रिन करने जाता हूँ। तो आप उससे पूछो कि आपके लैट्रिन बहुत थोड़ी निकलती है क्या, ज्यादा कुछ बाहर नहीं आता, बोलता हाँ सर, इसका मतलब पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है। फिर आप दूसरा सवाल पूछिए कि कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब आपको बहुत अच्छा बाउल मूवमेंट होता है, आपको बहुत अच्छी लैट्रिन आती है, आपको उस दिन कैसा लगता है, हाँ हाँ। पेशेंट बोलता है कि उस दिन तो मैं बहुत ही खुश रहता हूँ, मेरे को ना गैस होती है ना ब्लोटिंग होती है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ और मेरे एनर्जी लेवल। अगेन ये इस बात का प्रूफ है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, कंप्लीट एफर्टलेस प्लेजरेबल बाउल मूवमेंट्स, यानी कि ऐसी एक शिट हो जाए, एक ऐसी पू हो जाए जिससे कि पूरा पेट साफ हो जाए और हमें आनंद आ जाए। और उसी को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको ये मालवाहक गाड़ी का एग्जांपल दिया। अब अपन थोड़ा सा टॉपिक बदल देते हैं, अपन ट्रैक चेंज करते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस का अटैक। पैरालिसिस का जब अटैक आता है तो हमको बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक चीज होती है गोल्डन आवर, यदि हम 1 घंटे के अंदर अंदर और उससे भी जल्दी एक्शन ले तो हमें स्ट्रोक को हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कुछ इंजेक्शंस देके। तो स्ट्रोक के वार्निंग साइंस क्या है, आप याद रखें, FAST, फास्ट। एफ यानी फेस, आपके शरीर का आधा हिस्सा ठीक से काम नहीं पड़ेगा, आप मुंह खोलेंगे तो वो एक तरफ मुंह टेढ़ा हो जाएगा। आर्म्स, ए इज फॉर आर्म्स, आपका एक हाथ ठीक से काम नहीं करेगा, कमजोर हो जाएगा, आप उसे उठा नहीं पाएंगे। एस इज फॉर स्पीच, इसका मतलब ये है कि आपकी आवाज गड़बड़ाने लगेगी, जैसे दारू वाला बोलता है, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी। आपके रिश्तेदारों को, आपके मिसेस को, बच्चों को पता लगेगा कि आपकी स्पीच बदली है। एंड टी इज फॉर टाइम, जैसे ही आपको ये पता लगता है, 3 लक्षण दिखते हैं, आप रोके नहीं। आप कृपया ऐसा नहीं बोलिए कि भाई तुम 10 मिनट दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर को फोन करना। आप डॉक्टर को भी नहीं फोन करेंगे, आप हॉस्पिटल फोन करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे और जल्दी से आप हॉस्पिटल जाएंगे। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब भी पैरालिसिस का अटैक आता है, आप FAST, फेस, आर्म्स, स्पीच, इनको देखिए और अपना इमीडिएट एक्शन लीजिएगा। वापिस हम थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लेते हैं, खाने पे आ जाते हैं। भाई सवाल ये आता है कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी मेडिकल स्टडीज हुई हैं और वो ये मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि ब्रेकफास्ट हमें करना चाहिए। पर ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए? हम जो पोहा खाते हैं, हम जो उपमा खाते हैं, हम जो सीरियल्स खाते हैं, मुसेली खाते हैं, सर हम तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। हम ओट्स खाते हैं, हम मुसेली खाते हैं, हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, साथ में हम फल खाते हैं, या फिर साउथ में इडली डोसा खाते हैं। सर ये सारी चीजें जो आप खा रहे हैं, ये प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुरू में ही आपकी शुगर बढ़ाएंगे। आपकी शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन बढ़ेगा, उसके कारण शुगर तेजी से कम होगी, आपकी एनर्जी कम होगी। तो ब्रेकफास्ट में क्या रहना चाहिए? प्रोटीन्स रहने चाहिए। हमें प्रोसेस्ड ग्रेन्स की जगह साबुत अनाज खाना चाहिए, जैसे दालें हैं, जर्मिनेटेड सीड्स हैं, अंकुरित खाना चाहिए, या गेहूं का दलिया भी खा सकते हैं, वो भी काफी हद तक ठीक है। हम उसके अंदर कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करें। वेजिटेबल से हमें फाइबर मिलेगा और फाइबर्स के फायदे हम देख चुके हैं। और फ्रूट्स हमने ब्रेकफास्ट के सबसे अंत में खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पहले फाइबर्स खा लेते हैं, पहले जब हम प्रोटीन खा लेते हैं, जब हम पहले थोड़ी सी चर्बी, घी या तेल खा लेते हैं, तो हमारी अतड़ियों के ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं और उसके कारण फ्रूट्स का फ्रक्टोज और जो ग्लूकोज, सुक्रोज जो भी है, वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हमारी शुगर और इंसुलिन नहीं बढ़ती। कृपया ध्यान रखें, मैंने नीचे ऑरेंज कलर में दिया है, अवॉइड शुगर्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि ब्रेड्स, केक्स, पेस्ट्रीज, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। और बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट क्या है? बहुत सारे नाश्ते हैं, जैसे अगले खाने में हमें भूख कम लगती है, हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो खाना दबा के खाएंगे, हमको दिन भर की एनर्जी मिलती है, बॉडी वेट हमारा बनता है, हमारा
मेंटल फंक्शन बहुत अच्छा रहता है, ब्लड शुगर। आप ध्यान रखिए, हर एक चीज के ऊपर रिसर्च हुई है। 100 लोगों में, 1000 लोगों में, 10,000 लोगों में, 50,000 लोगों में ये स्टडीज खाई गई, देखी गई हैं कि क्या ब्रेकफास्ट करने से शुगर में क्या रहता है दिन भर का, और जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनकी शुगर रहती है। और ये सारी रिसर्चेस के तथ्यों के ऊपर ये जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने बताए हैं। लॉन्जिविटी की बात कर रहे थे, हमारी लाइफ भी बढ़ती है। हाँ, किस कंडीशन में हमें ब्रेकफास्ट नहीं लेना है? यदि आप ऑफिस जाते हैं और आप 9 बजे खाना खाते हैं, 9:30 बजे खाना खाते हैं, तो आपने नहीं ब्रेकफास्ट लिया तो ठीक है, क्योंकि वो खाना ही आपका ब्रेकफास्ट हो गया। और दूसरे कुछ चीज होती है जिसे इंटरमीडिएंट फास्टिंग बोलते हैं, वो अगेन पूरा एक सेमिनार है दिन भर का। जो इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं, जो रात शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते, वो सीधे 10 बजे खाते हैं, क्योंकि उनको 16 घंटे की फास्टिंग करनी होती है। तो उन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और ये ले लिया तो ठीक है, पर इसके अगेंस्ट भी कुछ तथ्य हैं, पर वो मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि समय कम है। अब मैं थोड़ा सा विटामिन के ऊपर आता हूँ। और हम सब लोग दुनिया भर के विटामिन जानते हैं, पर विटामिन के बारे में नहीं जानते। विटामिन के एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही फायदेमंद विटामिन है, पर इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। विटामिन के जो है, ये विटामिन D3 के साथ काम करता है। विटामिन D3 हमारे शरीर में अतड़ियों से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। पर यदि विटामिन K2 कम है, तो जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम घुसा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मैं कहाँ जाऊं। आइडियली कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट होना चाहिए? हमारे दांतों में और हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होना चाहिए। पर यदि K2 नहीं है तो वो हमारी खून की नलियों में डिपॉजिट हो जाता है, और खून की नलियों में डिपॉजिट हो जाता है तो वो खून की नलियां कड़क हो जाती हैं। हार्ट में डिपॉजिट होता है, हार्ट के खून की नलियां कड़क हो जाती है और हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ता है। मैं ये बता दूं, विटामिन के दो हैं, एक विटामिन K1 और विटामिन K2। विटामिन K1 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, और जो विटामिन K2 है वो हमारे हड्डियों और हमारे दांतों के लिए आवश्यक है। अब यहाँ मैंने दिए हैं कि विटामिन के कितने सारे फायदे हैं। विटामिन K1 ब्लड क्लॉटिंग को करता है, पर जो विटामिन K2 है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, कैंसर को फाइट करता है। जिन लोगों में K2 की कमी है उनको प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होता है। हार्ट को करता है, और माहवारी के समय दर्द को कम करता है, और हैवी ब्लीडिंग को रोकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि विटामिन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। और अब हम आते हैं, विटामिन के कहाँ मिलता है? K1 तो इससे मिल जाता है हमको खाने से, शाकाहारी। विटामिन K2 शाकाहारी खाने में कम होता है, मांसाहारी खाने में ज्यादा होता है। पर मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मांसाहारी खाने का एक अंश भी खाएं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप बाहर से विटामिन K2 का सप्लीमेंट लें। मैं खुद, हमारे घर में सब लोग विटामिन K2 का सप्लीमेंट लेते हैं। आप अमेजोन से बुलाएं, आप मार्केट में देखें, मैं कोई ब्रांड नहीं रिकमेंड करूंगा, पर आपने विटामिन K2 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। 45 ग्राम लें काफी है, 90 ग्राम मिलीग्राम लें काफी है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलीग्राम लें, वो सोने पे सुहागा है। अब हम आते हैं विटामिन D3। फायदे सबको मालूम है। और विटामिन D3 कब से गजने बजने लगा? जब से कोविड आया। क्योंकि ये देखा गया करीब करीब 58 से 60% लोगों में जिनको कोविड हुआ उनको विटामिन डी की कमी थी। तो विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए तो अच्छा है ही, हड्डियों के लिए अच्छा है, हर चीज के लिए विटामिन डी अच्छा है। पर ये स्लाइड मैंने खास विटामिन डी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जब हम विटामिन डी की टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो ज्यादातर लोगों का कम आता है, और जिन लोगों का 30 के ऊपर होता है तो हम ये बोलते हैं कि भाई विटामिन डी भरपूर है, सफिशिएंट है। नहीं सर, विटामिन डी हमने 90-100 तक ले जाना चाहिए, यूनिट्स तक। और ये देखा गया है जो लोग 90-100 यूनिट्स तक ले जाते हैं उनको बहुत अच्छी रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहती है, उनको गिरने के चांस कम है, बहुत सारे फायदे हैं। तो विटामिन डी कैसे लेना? या तो हम रोज ले सकते हैं, तो नहीं तो विटामिन डी की 60,000 यूनिट की कैप्सूल्स आती हैं,
वो आप हफ्ते में एक बार खाने के बाद लें, क्योंकि विटामिन डी खाने के बाद लेने से शरीर में जो खाने में चर्बी होती है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। और ध्यान रखें, अक्सर ये बोला गया है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी ज्यादा लिया। पर जितनी भी मैंने रिसर्च स्टडीज पढ़ी हैं, डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए हैं, किसी ने भी, शायद ही किसी ने एक आध दो टॉक्सिसिटी देखी होगी। इससे टॉक्सिसिटी नहीं होती, तो हम बिंदास बिना डेंजर के ले सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो कोई फाइनल तथ्य नहीं है। आपका जो फैमिली डॉक्टर है, आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, कृपया उससे पूछिए और आप उसकी बात मानिए। मैं मेरे पेशेंट्स के साथ जो करता हूं मैं वो बता रहा हूं। और विटामिन डी आप इसके लिए ही नहीं देखिए, ये आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको जो मुर्रुम होती है, एकनी होती है, उसको रोकता है, स्किन की सूजन को कम करता है, जो प्री मैच्योर एजिंग जो झुर्रियां आती हैं उनको रोकता है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि विटामिन डी3 और के2 दोनों साथ में करते हैं, तो इन दोनों के कॉमन फंक्शन देख लीजिए, हेल्दी मसल, स्ट्रांग बोन, स्ट्रांग टीथ। आप ये ध्यान रखें कि जिन बच्चों को या बड़ों को दांत की बहुत प्रॉब्लम है, जिन लोगों के दांतों के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, कैविटीज हो रही हैं, ऐसे लोगों ने विटामिन के2 यदि खाना शुरू किया तो बहुत ही जल्दी, कुछ ही महीनों में उनके दांत अच्छे होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं, और उनकी जो कैविटीज हैं वो भरने लगती हैं। अब मैं थोड़ा सा बेनिफिट्स ऑफ विटामिन बी 12 के बारे में, विटामिन बी 12 के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। इसकी कमी हम बहुत ज्यादा हमारी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करते हैं, और ये एक थोड़ा सा महंगा विटामिन है। इसको खरीदने, इसका टेस्ट थोड़ा कॉस्टली है, बस सारे ही विटामिन के टेस्ट कॉस्टली हैं। पर सब लोग अपनी उंगलियां देखें, यदि उंगलियों में जो जॉइंट्स हैं उन्हें हम नकल्स भी बोलते हैं, यदि इसके अंदर ऊपर काला रंग आया हुआ है, काली पिगमेंटेशन है, तो इसका मतलब आपको विटामिन बी 12 की कमी है और आपको विटामिन बी 12 की आवश्यकता है। दूसरी चीज, हम लोगों को बुखार हो, सर्दी हो, हीमोग्लोबिन चेक करना, आजकल सीबीसी चेक करते हैं, तो उसमें एक एमसीवी नाम का एक फैक्टर रहता है, एक एमसीवी नाम का कंपोनेंट रहता है, उसको चेक करें। यदि वो 100 से ज्यादा है तो निश्चिंत ही बहुत ज्यादा चांस है कि आपको विटामिन बी 12 की कमी है और आपको विटामिन बी 12 लेने की आवश्यकता है। अगेन ये एक फुल डे का सेमिनार है, पर मैं अभी यहीं रुकता हूँ। अब हम आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस बहुत आवश्यक चीज है। स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान होते हैं, और कल राजू डांगे जी ने एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही जानकारी से भरा सेमिनार लिया था, वेबिनार लिया था, जिसमें हमें स्ट्रेस के बारे में बताया था। तो स्ट्रेस उन्होंने कुछ तरीके भी बताए थे कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं, पर तत्कालिक कैसे कम किया जाए। इधर आपको स्ट्रेस आया और आप उसी समय उसको, स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, सांस लेने की तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स। बॉक्स जैसे स्क्वायर होता है, तो आप ये देख रहे हैं कि बॉक्स ब्रीदिंग एक स्क्वायर है। आप सांस को रोकें 4 सेकंड के लिए, फिर आप 4 सेकंड के बाद सांस निकाल दें, फिर रोकें, फिर 4 सेकंड सांस लें। इसके बहुत सारे ऐप आपके स्मार्ट मोबाइल फोन में हैं, आईफोन में भी हैं, एंड्रॉयड में भी हैं। आप उसे खोल लें और आप बॉक्स ब्रीदिंग करें। 4 सेकंड के लिए सांस लें, 4 सेकंड होल्ड करें, फिर 4 सेकंड निकालें, और फिर 4 सेकंड फिर से होल्ड करें। अमेरिका में हम मानते हैं कि विश्व में जो सबसे अच्छे लड़ाकू हैं, भारतीय कमांडो तो है ही, उसमें कोई शंका ही नहीं, और उनके कैलिबर के, उनके जितने मजबूत कौन है, वो है अमेरिका के नेवी सील्स। और नेवी सील्स को आप ये सोचिए, किस किस सिचुएशन में वो ओबामा को नहीं, किसको, वो ओसामा बिन लादेन को मारने गए, क्या क्या नहीं करते, उन लोगों को कितना स्ट्रेस आता होगा। तो उन लोगों की ट्रेनिंग में स्ट्रेस, तात्कालिक इमीडिएट स्ट्रेस कम करने के लिए उनको बॉक्स ब्रीदिंग पढ़ाई जाती है। और ये इतनी आसान है कि हम भी अपने आप कहीं भी घर पे बैठे बैठे ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये साइंग रेस्पिरेशन। जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम बहुत चिंता में होते हैं, तो एक हम लंबी सांस लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइंग रेस्पिरेशन, साइंग ब्रीदिंग। तो इसका मतलब ये है, इसका प्रोसीजर ये है कि आप एक लंबी सांस लें, फिर दूसरी लंबी सांस लें,
एक सांस ली, फिर दूसरी सांस लें, फिर रुकें, और फिर मुंह से थ्रू लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ें और फिर रुकें। इससे क्या होता है कि जो मैंने राइट साइड में चित्र दिया हुआ है एल्वियोलाई का रेडिश कलर में, उसमें आप देखेंगे ईंट के रंग में कि जो एल्वियोलाई हैं वो हमारे धीरे धीरे पूरे खुले नहीं रहते और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाती है। और जब हम एक बार सांस लेके दूसरी बार सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे आता है, एल्वियोलाई खुल जाते हैं, और जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं तो खुले हुए एल्वियोलाई वापस बंद होते हैं, शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसके कारण मसल मसल टेंशन कम होता है, चिंता कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, फिर से यानी पैनिक अटैक है तो आपका सेट हो जाता है, और बहुत सारे फायदे हैं। अब एक में शायद प्रोबेबली ये लास्ट स्लाइड है, 1 मिनट मेडिटेशन। लोग बोलते हैं कि सर हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास मेडिटेशन के लिए टाइम ही नहीं है, और मेडिटेशन बहुत मुश्किल प्रथा है, बहुत मुश्किल काम है, वो हमारे बस का नहीं है। नो सर, यू आर रॉन्ग। आप जैसे लोगों को ही मेडिटेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सिर्फ 1 मिनट में अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, अपने दिमाग में झाड़ू लगा सकते हैं। 1 मिनट में अपने माइंड को कंप्लीटली रिसेट कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल को रिसेट करते हैं ना, अपने कंप्यूटर को रिसेट करते हैं। आप करना क्या, कुछ भी नहीं, एक सीटेड किसी भी आसान पोजीशन में आप बैठ जाएं। आप बाहर हैं तो गाड़ी में भी बैठे बैठे कर सकते हैं, आप बेड में हैं तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं, आपकी जो सांस आ रही है और जा रही है उसकी तरफ 1 मिनट के लिए ध्यान दें। आप सिर्फ गिनते रहें, आप ये देखें कि आपकी सांस आपके नाक के पास से आ रही है और जा रही है, ध्यान को कहीं और जाने ना दें। आप 1 मिनट भी करेंगे तो आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं, जब खा रहे हैं तो दिमाग में दूसरे विचारों की जगह आप ये देखिए कि खाने का रंग कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका नमक कैसा है, आप उसके अंदर मिठास है कि नहीं, उसके अंदर तेल भरपूर है कि नहीं। आप सिर्फ अपना जो मन है, अपना जो दिमाग है, खाने पे ले आए। जब आप स्नान कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आपके शरीर को पानी कैसा फील हो रहा है। दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है कि प्रेजेंट में रहना। तो आप कभी भी किसी भी चीज से डिस्टर्ब हैं, आप वो बात को भूलना, आप बोल दो, बोलना बहुत आसान है कि आप वो बात को भूल जाओ। आप वो बात को भूले नहीं, आने दो, पर आप जो कर रहे हैं बस उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। आप दो चीज के ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आप जिस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, चल रहे हैं तो चलने पे करें, खा रहे हैं तो खाने पे करें, आप जिस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपको रिलैक्स होने लगेगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ हर चीज के ऊपर मेडिकल स्टडीज हुई हैं। जो बैक्स बॉक्स ब्रीदिंग बोल रहा हूँ उस पे हुई है, जो साइंग रेस्पिरेशन है वो उस पे हुई है। क्योंकि पुराना यदि आप नेट पे देखेंगे तो साइंग रेस्पिरेशन को अच्छा नहीं माना जाता। ये बोलते हैं कि ये चिंता के कारण होती है, मूड खराब होने के कारण होती है, पर अभी की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये बोलते हैं कि साइंग रेस्पिरेशन के बहुत फायदे हैं, और आप स्ट्रेस में है तो साइंग रेस्पिरेशन करें। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि लॉन्ग एक्सपिरेशन करना चाहिए। डॉक्टर अरुणा जैन मेरे बगल में बैठी हैं, वो योग और प्राणायाम एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने मुझे बोला अरे भाई लॉन्ग एक्सपिरेशन के, लंबी सांस छोड़ने के बारे में बताइए। ये ध्यान रखिए कि जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारे हृदय की गति बढ़ती है, और जब हम सांस को धीरे धीरे और लंबे तरीके से छोड़ते हैं तो हमारे हृदय की गति कम होती है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई। ये जितनी भी बातें बताई, हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे ऊपर, छोटी छोटी हेल्दी बातें, आप इस ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने उसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। उसके लिए मैंने एक फोन नंबर दिया है 9423890762। इसके ऊपर आप अपना नाम, अपनी उम्र, आपका लिंग, आप कहाँ हैं, कौन सी सिटी से, और आप क्या करते हैं, यदि आप ये सब भेज देंगे तो मैं आपको इस ग्रुप से जोड़ लूंगा, और फिर आप इस तरह की बातें कर सकेंगे। ओ मैडम, मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, 10:01 हुआ है।
तो मैंने मेरे टाइम के अंदर अपना कर दिया है। धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, हृदय की अंततम गहराइयों से धन्यवाद कि आपने मेरा लेक्चर सुना। अभी समय आ गया है, यदि ऑर्गेनाइजर्स की परमिशन यस, है तो लोग अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत सी नई बातें हमें बताई। कृपया, तो अभी हम जिज्ञासा समाधान के ऊपर चलेंगे। एक मेरी जिज्ञासा है, जो हम कहीं भी जाते हैं, बाहर पार्टियों में जाते हैं या खाना बाहर खाने जाते हैं, तो खाने के बाद आइसक्रीम रहती है खाने में और बाद में खाते हैं। वैसे तो आइसक्रीम, देखिए, कहा गया है कि पशुजन्य आहार है, आइसक्रीम को उसे अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर कोई अवॉइड नहीं करता है तो खाने के बाद आइसक्रीम खाना उचित है क्या? हाँ जी, कोई भी मीठी चीज हमें खानी है तो खाने के बाद ही खानी चाहिए, क्योंकि खाने के बाद में हम मीठी चीज खाते हैं तो हमारी शुगर कम बढ़ेगी। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया जब ब्रेकफास्ट का डिस्कस कर रहा था। मीठी, आप जिस पॉइंट से कह रहे हो उस पॉइंट से मेरा जो व्यू है, मैं अपने व्यू के हिसाब से, आइसक्रीम ठंडी होती है और हम खाने के बाद अगर आइसक्रीम खाते हैं तो क्या हमारा पाचन उससे कमजोर नहीं होता है क्या? हमें सर नहीं, जो अग्नि चाहिए अपने आहार को पचाने के लिए, वो अग्नि शांत होती है, ऐसा भी कहा गया है। अभी आइसक्रीम खाने से हमारे हो जो जाएंगी पाचन तो के लिए जो प्रदीप्ति अग्नि नहीं चाहिए होंगी। हमारे, वो अग्नि है शांत हो जाती है पाचन में, उसमें टाइम डाइजेस्टिव में ज्यादा टाइम लगता है। क्या ये सही है? सर आपका जो कहना है वो ऐसा है कि भाई अलग अलग पैथियां हैं, अलग अलग, ये आयुर्वेद में अग्नि का कंसेप्ट है। जी। अग्नि का कंसेप्ट यदि हम एलोपैथी में देखें तो अग्नि मीन्स एसिड। हम्म। हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है उसका पीएच 1 to 1.5 है। हम्म। हमारे जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 है। और मैं यहाँ बोला नहीं क्योंकि बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको हम अल्कालाइन खाना बोलते हैं, कि लोगों ने अक्सर बोलते हैं कि अल्कालाइन पानी पीना चाहिए, अल्कालाइन खाना खाना चाहिए। सर ये सब एकदम गलत बात है। इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट हैं। उनका गलत बात मतलब उनका कोई फायदा नहीं है। आप अल्कालाइन जी जी खाना जी। खाते हैं, खाइए। यदि आप 7.4 से आपका पीएच 7.35 होता है या 7.45 होता है तो आपको तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कालोसिस में चले जाते हैं, आपको तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरे, हम जो थोड़ी बहुत आइसक्रीम खाते हैं उससे पेट का टेम्परेचर इतना नहीं कम होता कि हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए छोटी मोटी थोड़ी मोटी आइसक्रीम खाने से नहीं। पर हाँ, आप जैसे आपने बोला कि भाई फ्री का खाना है और हम खूब ज्यादा खा लेते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है, हम अपनी कैपेसिटी के। और अब कोई भी चीज अति में करना नुकसानदायक है। तो एक आध दो चम्मच आइसक्रीम खाई, आधा कप जी, आइसक्रीम खाई, उससे कोई नुकसान बहुत नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी। अभी देखिए, जिज्ञासा समाधान का समय है। आपको कोई भी जिज्ञासा हो तो आपके पास हैंड राइज का ऑप्शन है, आप हैंड राइज कर सकते हैं। हैंड राइज। सर मुझे एक क्वेश्चन आया है अभी चैट में कि फ्रूट्स खाने का समय बताएं। देखिए, फ्रूट्स के बारे में एक बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो फ्रूट्स यदि खाने के साथ खाएंगे तो पेट में जाके सड़ जाएंगे। ये एकदम गलत फहमी है। फ्रूट पेट में सड़ ही नहीं सकते। पेट का, जैसे मैंने पीएच बताया, 1 to 1.5 है, अति एसिडिक है। और उसके अंदर जो भी फालतू के बैक्टीरिया हैं, जो भी सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो जिंदा रह ही नहीं सकते। वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। जी। इसलिए पेट में तो सड़न होने का कोई स्कोप ही नहीं है। वो फिर जब अतड़ियों में जाता है तो जब तक वहां पे सड़न होगी नहीं, जब तक बैक्टीरिया उसे खाएंगे नहीं, तब तक उनके जो हमारे पॉलीफिनॉल्स हैं, फाइबर से जो फायदा है वो कैसे मिलेगा। तो इसलिए ये जो बोलते हैं कि फ्रूट्स हमने खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, ऐसी मेरे को तो कोई आवश्यकता लगती नहीं। और क्योंकि मेरे से सब लोग ये बहुत सवाल पूछते हैं, मैंने बहुत डॉक्टरों से, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो पेट के डॉक्टर हैं उनसे भी पूछा, नेट पे भी ढूंढा, मुझे कहीं ऐसा कुछ तथ्य, मुझे कोई फैक्ट मिला नहीं कि फ्रूट्स हमें खाने के साथ नहीं खाने चाहिए और अकेले ही खाने चाहिए। यस। अभी साधना, साधना सा कुछ पूछना चाहती है। साधना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज।
ये आजकल कई 60+ लेडीज का ये प्रॉब्लम है कि जब वो खांसते हैं या जब, यूरिन हो जाती है। हाँ, तो लिक यूरिन का किस तरह से सामना किया जाए? देखिए, ये जो होती है ना, ये यूरिन इसलिए होती है कि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, और उसके लिए कीगल्स एक्सरसाइज होती हैं। आप नेट पे देखें, कीगल्स एक्सरसाइज मिलेंगी। आप कीगल्स एक्सरसाइज करेंगे तो इससे मसल स्ट्रांग होने लगेंगी, पेल्विक मसल स्ट्रांग होंगी, और वो यूरिन खांसने से जो यूरिन होती है या जोर से हंसने से जो यूरिन होती है। हाँ, और दूसरी चीज, यूरिन चेक कराइए, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ये देखिए कि यहाँ इन्फेक्शन है या नहीं। देखिए, यदि ये जो लेडीज की प्रॉब्लम है, जो हमारी बहू है डॉक्टर प्रवीणा जैन, वो इसकी स्पेशलिस्ट है। अपन एक बार ये सारी, कल ही हमारी बात हुई थी कि भाई लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए भी एक लेडीज का एक्सक्लूसिव वेबिनार होना चाहिए। तो जैसा लोगों का रिक्वेस्ट आएगा, अपन उसके बारे में भी सोच सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। यस, रश्मि जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ना रात को फ्रूट्स खा सकते हैं क्या? मैडम, फ्रूट्स तो कभी भी खाना चाहिए। खाने के बारे में अभी आपने रात का सवाल पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैन लोगों ने ही नहीं, किसी ने भी रात को खाना नहीं खाना चाहिए। ये इसका फ्रूट्स, हमारे फ्रूट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं सिवाय पानी के। क्यों? या ग्रीन टी के। क्यों? कोई कैलोरी नहीं जानी चाहिए। वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे शरीर में जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, वो सुबह 8 बजे बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है और सनसेट के बाद कम होने लगता है। जिन लोगों को शुगर है वो एक प्रयोग कर सकते हैं कि सुबह 8 बजे नाश्ता करें और 10 बजे ब्लड शुगर लें, नोट कर ले कितनी है, फिर से वो ही खाना उतने ही प्रमाण में रात को 8 बजे खाएं और रात को 10 बजे शुगर करें। यदि सुबह आपकी शुगर 100 से बढ़ी थी, तो रात को आपकी शुगर 150 या 200 से बढ़ेगी। वही खाना, सब कुछ वही। क्यों? क्योंकि शाम को सनसेट के बाद हमारे शरीर में शुगर बनना, इंसुलिन बनना कम हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, और ये जो एक्स्ट्रा शुगर है फिर ये चर्बी में, फैटी लिवर में, और ये बहुत सारी बीमारियां करती है। तो इट इज रिकमेंडेड कि रात को सनसेट के बाद हमने खाना नहीं खाना जी, चाहिए। कोमल फ्रूट्स जी भी शिपाली खाना ने है। कुछ चैट बॉक्स में सवाल पूछा है कि रात को दूध ले सकते हैं क्या? सर, बात वही है कि दूध भी कैलोरी है, हमने कुछ नहीं लेना चाहिए। रात को एक बार सनसेट हो गया, आप एक अपना टाइम डिसाइड कर लें कि 6:30, 6:45, 7, 7:30 आप कितने बजे खाएंगे। हो सके तो 8 बजे के पहले, और हो सके तो 1 बजे, यानी 8 के 1 घंटा पहले, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा, इंसुलिन अच्छा रहेगा। आप जितना लेट खाएंगे, वो तो आपको मालूम है, सभी लोग बोलते हैं, प्रेक्षक ध्यान में भी, कि खाने के बाद आपने कम से कम 3 घंटे 4 घंटे रुकना चाहिए। रुकना आप यदि चाहिए। सोने के पहले आप दूध पीते हैं तो आप कितनी देर जागेंगे? सोने के बिल्कुल। पहले आप फ्रूट खाते हैं तो आप कितनी देर जागेंगे? ये गलत बात। हाँ, डॉक्टर रमेश, आपका कोई सवाल है? यस, डॉक्टर रमेश जी ने हैंड राइज किया हुआ है, बोलिए डॉक्टर साहब, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ, ध्यानदार जानदार शानदार एमपी की क्लासेस के हमारे आनंदमल सेठिया दादा को प्रणाम। आज के हमारे गुरु आदरणीय अशोक दादा जैन को प्रणाम। और मैं रमेश बांडेवचे नागपुर से सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिए दादा कि हमको ऐसा लगता है कि हर संडे को हमारे अशोक दादा का लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी टिप्स है कि हमारे सभी साधकों को उपयोगी है। और बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज है, कि जो बहुत रिसेंट नॉलेज है, बहुत रिसर्च, अभी जो नया नया रिसर्च होता है उससे संबंधित नॉलेज उनके पास है। ये जो D3 D3 K2 है, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। किसने तो भी ग्रुप में डाला है कि ये D3 K2 का एक आधा आपने नाम सजेस्ट कीजिए। तो सजेस्ट करने में कोई हरकत नहीं, क्योंकि ये हमको थोड़ा नया लगता है कि D3 K2 जो है और बहुत यूजफुल है। यानी दांत के लिए भी आप यूजफुल है बोले तो इसलिए आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। दूसरी बात है कि चीक पीस नाम आपने एक लिखा हुआ है, तो चीक पीस बोले तो क्या होगा ऐसा? चिकपीज। चिकपीज यानी काबुली चना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है दादा।
तो और ये D3K2 का एक आधा नाम सजेस्ट कर सकते तो देखिए इसके वो भी आते हैं। मैं जो है पर्सनली जो लेता हूँ वृक्ष वाइटल्स, वृक्ष वाइटल कंपनी का विटामिन K2 है। मुझे ये करना नहीं चाहिए, ये तो प्रमोशन हो गया, नहीं नहीं ठीक कोई है। बात नहीं। पर ये जो है मैंने अमेजोन से बुलाया है और काफी रीजनेबल कॉस्ट है। वृक्ष वाइटल्स, वृक्ष वाइटल कंपनी का विटामिन K2 काफी रीजनेबल कॉस्ट है। 250 कैप्सूल का बॉक्स है। आप एक कैप्सूल, एक टैबलेट या 2 टैबलेट कुछ दिन तक, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा 4-5 दिन तक 4 खाएं, फिर 4-5 दिन तक 2 खाएं, फिर उसके बाद रोज 1 खाते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। वैसे ही मैं 1 मिनट एक बात और बोलना चाहूंगा विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जो है वो 65 के ऊपर लोगों ने, इररिस्पेक्टिव कि वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, उन्होंने रोज खाना चाहिए। और रोज नहीं तो विटामिन B12 की जो मिथाइल कोबालामिन की 1500 माइक्रोग्राम की टैबलेट आती है, हफ्ते में 2 दिन तो खाएं। इससे दिमाग अच्छा रहेगा, नर्व्स अच्छी रहेंगी, ब्लड कम होने की संभावना कम, बहुत सारे फायदे हैं। आई थिंक कि विटामिन B12 एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ऊपर हम पूरी वो कर सकते हैं कि टैबलेट खाना या ओरल लेना या इंजेक्शन लेना। तो एनीवे चलिए, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो मैं इसमें नहीं बोल पाया, जो हमको शाकाहारी लोगों को खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, सूजन कम करने के लिए बहुत आवश्यक हैं और एकदम आवश्यक फैटी एसिड्स हैं, ये इनको लेना जरूरी है। और ये अक्सर जो हमको मिलता है फिश से मिलता है, फैटी है, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, जो कि शाकाहारी लोग खाते नहीं है। और जो मांसाहारी हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि फिश से मछली वाला विटामिन D3 ना लें, क्योंकि इन मछलियों में मरकरी का, पारे का बहुत ज्यादा रहता है, केमिकल रहता है, जिसके कारण जो ओमेगा 3 का फायदा है वो खत्म हो जाता है। इतना ज्यादा फिश में मरकरी रहती है। तो इसलिए एल्गी, यानी जो काई बोलते हैं, मॉस जो बोलते हैं, उसका प्लांट ओरिजिन का विटामिन D3 आता है, सॉरी विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो हमने लेना चाहिए। स्पिरुलिना नाम से आता है एक। सर स्पिरुलिना बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैंने पिछले हफ्ते अपने लिए स्पिरुलिना बनाई। आज से करीब 25-30 साल पहले हमारे घर के पड़ोस में, हमारे घर के बगल में, जब हम एक फ्लैट में रहते थे, तो फ्रांस से एक मिस्टर क्रिस्टो करके आए थे, जिन्होंने घर में स्पिरुलिना का प्लांट लगाया था और वो स्पिरुलिना बना के हमको देते। उनके एक रूम में ही उन्होंने प्लांट पॉन्ड सेटअप किया था। अब जो मैंने मार्केट से स्पिरुलिना बुलाया, मेरी उसको खाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो स्पिरुलिना जब मैंने पानी में डाला तो वो पानी ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, हरा है तो हरा होना चाहिए, पर उसमें जैसे आर्टिफिशियल कलर आता है, जैसे होली के कलर होते हैं, जैसे वाटर कलर होते हैं, उसका वैसे ग्रीन कलर हो गया। तो वो स्पिरुलिना पाउडर वैसे ही पड़ा हो रहा है, मेरी खाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे किसी स्पेशलिस्ट से जो ये सब बनाते हैं उनको पूछना पड़ेगा या कंपनी को लिखना पड़ेगा, भैया ये जो ग्रीन कलर है, ये कोई आपने ग्रीन कलर लाने के लिए आर्टिफिशियल मिक्स करा है या स्पिरुलिना के पाउडर ऐसे ही है? क्योंकि ये चीज भारत में ही नहीं, विश्व में भी माना जाता है। अमेरिका जैसे में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जो आप सप्लीमेंट खा रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं, कि जिसके अंदर जितना लिखा है, यदि 60,000 यूनिट लिखा है तो उसमें 60,000 यूनिट है ही, 30,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, उसमें जो प्रोडक्ट लिखा वो है या कुछ और है। तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये पतंजलि का स्पिरुलिना आता है, वो मालूम नहीं कैसा है सर। वो मालूम नहीं, अभी आपने है तो आप उसको जरा, टैबलेट है तो मुझे मालूम नहीं, यदि पाउडर है तो उसको पानी में घोल के देखिए और ये देखिए क्या उसमें आर्टिफिशियल ग्रीन कलर आता है। नहीं, कैप्सूल आता है उसका। हाँ, कैप्सूल आता है तो उसका पाउडर निकाल डॉक्टर सकते साहब, हैं। समय हमारा काफी हो चुका है। हम आज का सेशन अगर यही ऐड करना चाहेंगे, निश्चित रूप से आज का सेशन बहुत ही हमारे लिए उपयोगी रहा। हम इसी तरह के सेशन आगे भी लेना चाहेंगे आपसे और डॉक्टर अरुणा जी दोनों से। हम फिर मिलेंगे और आगे भी ऐसे सेशन हम लेंगे। तो ये कबीर मदान दादा कुछ दिखाना चाहते, कबीर मदान। कबीर मदान जी, यस, बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए।
सर मैंने ये वेस्टिज कंपनी का मेरा बेटा करता है, तो ये लेना चाहिए क्या? स्पिरुलिना मैडम टैबलेट है या पाउडर? ये टैबलेट दिख रही है। टैबलेट, टैबलेट है हाँ, सर। सो टैबलेट है तो ये बोलना, बोल के देखिए, यानी मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने तो खुद बड़े जी चाव से बुलाया था कि मैं स्पिरुलिना लूंगा, पर उसका रंग जो पानी में घुला, उसके बाद मेरी लेने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो आप खा के देखिए, आप 15 दिन 1 महीना खा लीजिए, यदि आपको फायदा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए। सर, ये गोनोडर्मा टैबलेट किसका आता है? गोनोडर्मा। ये सब देखिए फूड सप्लीमेंट्स हैं, और अच्छा आजकल बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो कि मेरे जैसे स्पीकर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप गैनोडर्मा के ऊपर बोलिए, इसके फायदे बताइए, जिससे लोग इसको लेने की कोशिश ले, इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदें। और ये जो गैनोडर्मा जैसी प्रोडक्ट हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बिकती हैं, और इसका बहुत सारा कमीशन मिलता है। जी जी तो जी। मैं तो सब लोगों को रिकमेंड करता हूं कि कोई भी चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बिक रही हो, भले ही एमवे की क्यों ना हो, आप ना खरीदें। आप नेचुरल खाना खाइए ना। देखिए, मैं आनंदमल जी आपकी परमिशन से 2 मिनट लेना चाहूंगा। जी जब हम एक सप्लीमेंट लेते हैं तो हमको सिर्फ वो सप्लीमेंट मिलता है, पर जी जब हम पूरा फ्रूट, पूरा वेजिटेबल खाते हैं तो जो सप्लीमेंट चाहिए वो भी मिलता है, साथ में फाइबर भी मिलता है, और साथ में 10-20 अच्छे प्रकार के हमें और भी केमिकल्स और भी फूड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट, सिर्फ गिने चुने आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का नहीं है तो हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। विटामिन B12 की कमी है तो हमने विटामिन B12 लेनी चाहिए। K2 नहीं मिलता शाकाहारी से तो हमने K2 लेना चाहिए। तो हमने लेने के पहले टेस्ट कराएं, लेने के 1 महीने के बाद टेस्ट कराएं। यदि वो हमारे ब्लड में नहीं जा रहा है, मात्रा नहीं इंप्रूव हो रही है, तो वी आर वेस्टिंग आवर मनी। थैंक और यू। बाकी जितनी भी चीजें जो हमें खाने से मिलती हैं, हमने खाने के थ्रू ही लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओम मच। अरहम। ओम हरम। आज का सेशन हम ही एंड करना चाहेंगे। हम निश्चित ही और भी मैसेज आ रहे हैं मेरे पास सेशन, और ऐसे सेशन लेने के लिए, तो हम डॉक्टर साहब से बात करके निश्चित रूप से और सेशन भी लेंगे। तो आज का सेशन हम ही एंड करना चाहेंगे, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।